जय तो संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मैं अजय पांडे। मित्रों, समास प्रकरण चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको अव्ययीभाव समास के बारे में बताया। आज द्वंद्व समास के बारे में आपको बताएंगे। द्वंद्व समास करने वाला सूत्र है चार थे द्वंद्व। इसमें पहली चीज ये है कि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। ऐसा सूत्र द्वंद्व समास करने वाला सूत्र क्या है? चार थे द्वंद्व। ठीक है, दूसरी चीज द्वंद्व के बारे में हम ये जानते हैं कि द्वंद्व समास तीन तरह का होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, ठीक, और दूसरा है समाहार, तीसरा है एक शेष द्वंद्व। कितने तरह के हैं? तीन तरह के। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला प्रकार इसका है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व और तीसरा प्रकार है एक शेष द्वंद्व। तो एक एक प्रकार तो बढ़िया से देख लेते हैं। इतरेतर, इतरेतर में दो चीजें हैं, दो शब्द है, इतर और इतर। यहाँ संधि हो गई है, क्या बना? इतरेतर। इतरेतर माने अलग अलग, भिन्न भिन्न। इतरेतर द्वंद्व कहाँ होता है? जैसे समास कहाँ होता है? दो या दो से अधिक पदों में होगा। ठीक, तो इतरेतर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पद तो आते हैं, भिन्न भिन्न पद आते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, वहां कौन सा द्वंद्व होता है? इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे राम कृष्ण। आप बताइए कि जितना महत्व राम का है उतना महत्व कृष्ण का है कि नहीं? दोनों अलग अलग पद हैं कि नहीं? है ना? तो जब इन दोनों पदों में समास होगा तो इसकी विभक्ति खत्म होगी ना? तो यहाँ बनेगा राम और यहाँ कृष्ण, और दोनों क्या हो गए? एक पद हो गए। ठीक, अब राम कृष्ण नहीं होगा, राम कृष्णम। ठीक है ना? अगर राम कृष्ण कर देंगे तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा इसका। ठीक, लेकिन समास होते समय अर्थ वही रहेगा। राम है कृष्ण का अर्थ क्या है? राम और कृष्ण। अगर राम कृष्ण कर देंगे तो एक हो जाएगा, वो एक नहीं होना है, अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसका द्विवचन करेंगे राम कृष्ण। अब यहाँ कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। एक इतर ये है, एक इतर ये है कि नहीं? और दोनों भिन्न भिन्न पद आए और दोनों पद समान रूप से प्रधान है, समान रूप से बराबर है, इसलिए यहाँ कैसा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व को देख लेते हैं। समाहार द्वंद्व क्या है? समाहार द्वंद्व में दो पद आते हैं, दो या दो से अधिक पद आते हैं। जो पद है अपनी विशेषता या अपना अर्थ तो बताता ही है, इसके साथ ही साथ समूह का अर्थ बताता है। समाहार माने समूह, समाहार माने समूह। जो पद है वह अपना अर्थ बताएगा और अपने साथ साथ किसका अर्थ बताएगा? समूह का भी अर्थ बताता है। जैसे पाणी पादम। ठीक है, अच्छा, इतरेतर द्वंद्व में एक चीज और है, इतरेतर द्वंद्व किस लिंग का होगा ये कैसे पता चलेगा? कि इतरेतर द्वंद्व बाद में जो पद होता है, जैसे बाद का पद अगर पुल्लिंग का है तो पूरा समासिक पद किस लिंग का हो जाएगा? पुल्लिंग का हो जाएगा। बाद वाला पद अगर स्त्रीलिंग का है तो पूरा समासिक पद स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाद वाला पद नपुंसक लिंग का है तो समासिक पद नपुंसक लिंग का हो जाएगा। लेकिन समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि सारे पद, जो कई पद मिलकर के एक पद बनते हैं और वह किस लिंग का होगा? नपुंसक लिंग का ही होगा। ठीक है ना? मतलब ये जो समाहार द्वंद्व है इसमें बनने वाला सामासिक पद किस लिंग का होता है? नपुंसक लिंग का होता है। तो पाणी पादम क्या है? पाणी च पादौ च। यह हाथों और पैरों का समूह के बाद अपना तो अर्थ दे ही रहा है,
ठीक है ना। अपने साथ साथ किसका अर्थ दे रहा है? पाणी च पादौ च तेषां समाहार है, उनका समूह, हाथ और पैरों का समूह। जैसे एक शब्द आता है भेरी पटहम। भेरी पटहम, भेरी क्या है? भेरी का वाद्य यंत्र है जो युद्ध के समय बजाया जाता है। और पटह क्या है? वह भी वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है। किसके समय बजाया जाता है? युद्ध के समय। जब युद्ध होता है तो बजाया जाता है। तो क्या युद्ध के समय केवल एक आदमी भेरी लेकर टहलता है, एक आदमी पटह लेकर टहलता है? समूह में बजता है ना। तो भेरी अपना अर्थ दे ही रहा है, पटह अपना अर्थ दे ही रहा है, इसके साथ साथ किसका अर्थ दे रहा है? भेरी और पटह का समूह, ठीक है ना। भेरी च पटह च तेषां समाहार है, ठीक, उनका समूह। तो अपने साथ साथ, अपने अर्थ के साथ साथ समूह का अर्थ बताया है, ठीक। जैसे और तीसरा क्या है? एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, एक शेष मतलब एक ही बचता है। जब दो या दो से अधिक पद एक साथ आते हैं, ठीक, तो उसमें होता क्या है? एक पद बचता है और एक पद का लोप हो जाता है। होता यह है कि मान लीजिए अगर दोनों पद में अगर एक पद स्त्रीलिंग का है और एक पद पुल्लिंग का है, तो स्त्रीलिंग वाले पद का लोप हो जाता है, ठीक है। बचता क्या है? पुल्लिंग वाला शब्द, ठीक। जैसे उदाहरण के माध्यम से पितरौ, बहुत बार उदाहरण आए हैं। पितरौ, पितरौ माने दो पिता नहीं, एक पितरौ माने समास क्या हम करते हैं? माता च पिता च, ठीक है। माता च पिता, एक पद माता है और एक पद पिता है, ठीक, दोनों एक वचन में है। होता क्या है कि जो स्त्रीलिंग का शब्द है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और बचेगा क्या? पुल्लिंग शब्द बचेगा। पुल्लिंग शब्द जब बचा पिता, तो पिता को दो वचन में कहेंगे, क्योंकि माता और पिता दोनों है ना। तो पिता का कितने वचन में हो जाएगा? दो वचन में हो जाएगा। मान लीजिए मयूरो, मयूरो, मयूरो माने मयूरी च मयूरश्च, ठीक। हंसौ, मान लीजिए हंसौ, क्या हो जाएगा? हंसी च हंसश्च, ठीक। इस तरह से आप देख रहे हैं एक से द्वंद्व। अब थोड़ा थोड़ा उदाहरण और देख लीजिए कि जैसे इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण देखते हैं पहले। इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है जैसे सीतारामो, सीता रामो। यहाँ देखिए सीता पद है, सीता और राम, जितना महत्व सीता का है उतना महत्व राम का है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या होगा? दोनों पद प्रधान है। इतरेतर द्वंद्व का ना, इतर इतर दोनों पद प्रधान, ठीक। जब दोनों पद में समास हो जाएगा तो क्या होगा? सीतारामो बनेगा और एक ऐसा समास कहलाएगा इतरेतर, ठीक। सीतारामो, राम लक्ष्मण, राम राम लक्ष्मण, दो पद हैं, ठीक है। तो राम अलग पद है, लक्ष्मण अलग पद है, दोनों की विभक्ति लोप हुआ, राम लक्ष्मण बन गया। जब राम लक्ष्मण गए दो वचन में क्या कर देंगे? राम लक्ष्मण हो। जितना महत्व राम उतना महत्व लक्ष्मण का भी, दोनों पद प्रधान है, ठीक। इतरेतर द्वंद्व। और देखिए सीताराम एक कैसा है? पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला पद कैसा है? पुल्लिंग है, ठीक। राम लक्ष्मण है, पुल्लिंग है, क्योंकि लक्ष्मण भी पुल्लिंग है, राम भी पुल्लिंग है। तो बाद वाला पद जिस लिंग का होगा उसी लिंग का शब्द बनेगा। समाहार द्वंद्व का उदाहरण और देख लीजिए, जैसे अहोरात्रम, अहोरात्रम, तो क्या होगा? आहा च और रात्रिश मतलब रात्रि च, ठीक। ये च जो आया है ये इसका अर्थ बताने के लिए आया। एक शब्द आया आहा, ठीक, और एक शब्द आया रात्रि, ठीक है ना। यहाँ रात्रि देखिए स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, लेकिन हमने बताया ना कि समाहार द्वंद्व में बनने वाला शब्द हमेशा किस लिंग में बनेगा? नपुंसक लिंग में बनेगा। तो क्या बन जाएगा? अहोरात्रम, ठीक है।
एक शेष द्वंद्व का एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे पुत्रौ, पुत्रो माने दो पुत्र हो सकता है, दो पुत्र, पुत्र पुत्र पुत्रा बनेगा दो पुत्र, लेकिन जब समास में आएगा तो क्या हो जाएगा, पुत्री च पुत्रश्च, ये बनेगा ना, पुत्री च पुत्रश्च, मतलब पुत्री और पुत्र बनेगा क्या, पुत्रो बनेगा, तो पुत्री का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्यों, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे दुहितरौ, दुहितरौ, इसका क्या होगा विग्रह, दुहिता च दुहिता च, दुहिता माने पुत्री, दुहिता च दुहिता च। अब यहाँ देखिए दोनों पद क्या है, स्त्रीलिंग है, दोनों पद स्त्रीलिंग है ना, इसलिए किसी का लोप नहीं है। जब स्त्रीलिंग है ही तो समास करना है, तो एक शब्द का लोप हो गया और एक शब्द आगे बढ़ गया, ठीक। भ्रातरौ, भ्रातरौ माने भाई और बहन, ठीक है ना, तो क्या होगा, भ्राता च और भगिनी च, ठीक है ना, भ्राता च भगिनी च, भाई और बहन, तो भगिनी का लोप हो गया, इसमें स्त्रीलिंग होने के नाते भगिनी का लोप हो गया और भ्राता आगे बढ़ गया, उसका दो वचन बना भ्रातरौ। तो आपने देखा द्वंद्व समास करने वाला सूत्र है चार थे द्वंद्व। इसके बारे में कार्य प्राय उभय पद पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व, उभय माने दोनों, दोनों पदों का अर्थ जहाँ प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जितने पद हैं सारे पदों का अर्थ प्रधान होता है, ठीक, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। समास सूत्र क्या है, चार थे द्वंद्व। द्वंद्व समास तीन तरह के होते हैं, एक इतरेतर द्वंद्व, एक समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा समास था द्वंद्व समास। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल संस्कृत धारा 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, शुभ संध्या।